आज से हम इसका तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका टॉपिक है उद्गम। वैसे इसके चैप्टर्स के ऊपर टॉपिक नहीं लिखे हुए, मैंने सहूलियत के लिए नंबर डाल रखे हैं। तो चलिए। आकाश कार्तिक के आसमान की तरह धुला धुला सा था और सितारों से यों पटा हुआ था जैसे चैत में महुए की सुगंध से धरती पट जाती है। जनाने इमाम बाड़े के आंगन में लगे हुए कदम्ब की शाखें भी फूलों की अनगिनत गेंदें लिए मुस्कुरा रही थीं और हवा से चुहले कर रही थी और कच्ची उम्र की सालियों की तरह बहनोई की राह देख रही थी। झंगटिया वो इमाम बाड़े के बड़े आंगन से में बिल्कुल अकेली थी। वे मुहर्रम की रातों में यूं भी अकेली रह जाया करती थी, क्योंकि सुलेमान की मजहबियत इतनी जाग उठा करती थी कि मुहर्रम के दिनों में वह उसे रात में भी नहीं छुआ करते थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उसी सुलेमान शाह का जिक्र है जिनके बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये बेहद मजहबी व्यक्ति थे। रोजे, नमाज और इन सब चीज़ों के अलावा उन्हें किसी और चीज़ का शौक नहीं था, औरतों का तो बिल्कुल ही नहीं था। और वहां पर इन्होंने झंगटिया बो नाम की चमाइन को अपने घर में डाल रखा था, जिससे उनके 3 बच्चे थे। और चूंकि वे गाती बहुत अच्छा थी, नौहा बहुत अच्छा पढ़ती थी, उनकी आवाज भी अच्छी थी, इसलिए वो मुहर्रम में जाया करती थी। उस चीज का फायदा उठाकर ये अन्य मेहरूनिया के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़े जाते हैं रंगे हाथों। उन्हीं सुलेमान शाह का ये जिक्र है कि वे रात में भी नहीं छुआ करते थे, लेकिन दिन में रंगरलियां मनाया करते थे। इस चीज का फायदा उठाया करते थे कि झंगटिया वो जो हैं वो तो गई हुई हैं नौहा पढ़ने, तो मौका है, फायदा उठाओ। वह भी इसका बुरा नहीं माना करती थी। आखिर तक एक दिन अली अकबर के बाबू के आपन अल्लाह मियाँ के मुंह दिखाए के हुई। उसने सुलेमान से उसके अब्बा अल्लाह मियाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। दिल ही दिल में वह अली अकबर के बाबू के अल्लाह मियाँ से भी डरने लगी थी। तो अली अकबर जो हैं ये झंगटिया बो से पैदा हुए सुलेमान शाह के 2 बेटे, और आगे लड़की का भी जिक्र है, वो भी सुनिए। इसीलिए शुरू शुरू में तो उसने मुहर्रम की तन्हाई का बुरा माना, लेकिन फिर उसने दिल को समझा लिया। और फिर यह भी कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि बशीर मियाँ और वजीर मियाँ तो बड़के फटकवा में सोएं और अली अनवर के बाबू आपन लुगाई के पास रहें। इसलिए सुलेमान गाजीपुर के काफिले के आते ही मर्दाने में चले जाया करते थे और झंगटिया वो जनाने इमाम बाड़े के गोदाम में उठ जाया करती थी। अली अकबर और बछनिया को अकबरी भी अपने पास रख लिया करती थी। तो अली अकबर और बछनिया ये 3 बच्चे झंगटिया बो से सुलेमान शाह के, जिनका जिक्र है। और बछनिया अकबरी, अली अकबर अंदर के पैगाम बाहर ले जाया करता था और बछनिया अकबरी बी के पांव दबाया करती थी। और बशीर मियाँ की बड़ी बेटी सरवरी से शहर की बातें सुना करती थी और कभी कभार वजीर मियाँ के लड़के बिक्कन के साथ दोपहर के वीरान किए हुए किसी गलियारे में या कोठे पर ब्याह के खेल खेला करती थी। बिक्कन मियाँ बनता और वह बीवी। और जब एक दिन उसके पेट में एक केचुआ गिरा तो उसने चुपके से बिक्कन के कान में यह कहा कि उसका पेट गिर गया है। घर में इस खेल की खबर किसी को नहीं थी और झंगटिया वो खुश थी कि उसकी बछनिया बीवियों के साथ पलंग पर बैठती है और उसके बच्चों के साथ खेलती है। उसे खूब याद था कि जब वह छोटी थी तो इन बातों के लिए कितना तरसा करती थी। और जब सुलेमान ने पहली बार अपने पलंग पर एक तरफ होकर उसे अपने पास लेटा लिया तो वह कितना खुश हुई थी। लेकिन अब के मुहर्रम की तन्हाई कुछ अजीब सी थी। गाजीपुर के लोग आए हुए थे, मजलिसें हो रही थी, लेकिन मुहर्रम का रंग नहीं आ रहा था। मर्दाने में बशीर मियाँ, वजीर मियाँ, शब्बर मियाँ और अग्गू मियाँ की कमी थी। और इनके अलावा फुन्नन मियाँ, हम्माद मियाँ और अली अकबर के बाबू भी गाजीपुर चले गए थे। छोटी अदालत ने दक्कन पट्टी वालों को सेशन सुपुर्द कर दिया था और डिप्टी अली हादी के कहने से माटी मिले जज ने मुहर्रम की तारीखें डाल दी थी। मतलब कुछ मुकदमा भी चल रहा था दक्कन पट्टी के लोगों के ऊपर और अदालतों में इनकी पेशी भी हुआ करती थी। तो मुहर्रम का जुलूस या जलसा छोड़कर ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे। मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है। बड़का फाटक तो दूर नहीं था, लेकिन गाजीपुर तो बहुत ही दूर था। इतना दूर था कि भरे पूरे घर और अलमों और ताजियों की भीड़ भाड़ में और नौहों मरसियों के मानूस शोर में भी झंगटिया वो अपने आप को अकेला पा रही थी। और इसलिए जिंदगी में पहली बार उसे ये सोचना पड़ा था कि जिस दुनिया में वह रह रही है
वह उसकी अपनी दुनिया नहीं है। भगवान न करे अली अकबर के बाबू के कछऊ हो गए तो हम का करीब। उसे अली अकबर और बच्चन की जरूरत महसूस हो रही थी। वह उन्हें भींच लेना चाहती थी, अपने आप को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह कोई ख्याल नहीं है जो गिर जाने के लिए किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में भटक रहा हो। वह तो झंगटिया वो है, वह अली अकबर के बाबू की लइकन की मतारी है। एकाएक कल्लू कक्का की खलवत से नज्जम मीरासी के सलाम गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वे जोगिया में सलाम गुनगुना रहे थे। जगह मोल ली है मजारों की खातिर, जमी पर शहीदी निशान खींचते हैं, शबीह इमाम जमा खींचते हैं। तो ये जो है वो मिरसिया की जो भी पंक्तियां हैं वो लिखी हुई हैं। नज्जन की आवाज झंगटिया बो की आवाज से भी अच्छी थी। वह अक्सर रात गए अपनी दोनों लड़कियों दिलारा और सितारा के साथ अपने लिए और आसमान से टपके हुए महुओं की तरफ बिखरे हुए सितारों के लिए और जमीन पर लड़खड़ाती हुई हवाओं और दीवारों से चिपकी हुई परछाइयों के लिए सोज ख्वानी किया करते थे। और उनकी आवाज सुनकर झंगटिया बो जाग उठा करती थी। नज्जन मिरासी जौनपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर के तवायफों को गाना सिखाते थे। सारंगी पर उनके साथ संगत किया करते थे। बशीर मियाँ ने उन्हें 4 बीघे की खुद काश्त का लालच दिया तो वे गंगौली आने को तैयार हो गए। इसीलिए कक्का के मर जाने की वजह से वीरान हो जाने वाली जगह फिर आबाद हो गई थी। तो ये भी हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि बड़े अब्बू जो हैं वो उनको एकदम झस चढ़ती है और हुसैन हुसैन कहते हुए उनकी डेथ हो जाती है। नज्जन अपनी बीबी गफूरन और 2 बेटियों दिलारा और सितारा के साथ गंगौली आ गए। दिलारा बिल्कुल जवान थी, सितारा उससे कम जवान थी पर उससे कुछ ज्यादा खूबसूरत थी। तीखा नाक नक्श, नमकीन सांवला रंग, गहरी भूरी आंखें और बड़े बड़े गहरे सियाह बाल। उसके बाल इतने बड़े थे कि अगर वह चाहती तो जाड़े में उन्हें ओढ़ सकती थी। दक्कन पट्टी वालों ने इस मिरासनों को इसलिए आबाद किया था कि गफूरन, दिलारा और सितारा की वजह से जनानी मजलिसों की रौनक बढ़ जाएगी। नज्जन ने अपनी बेटियों को अपनी आवाज का मीठा दर्द भी दे दिया था। खुद नज्जन बड़े अच्छे सोज ख्वां थे और दक्कन पट्टी वालों को सोज ख्वानों की सख्त जरूरत थी। अब्बू मियाँ और सिब्तू मियाँ अच्छी सोज ख्वानी कर लेते थे, लेकिन दोनों ही दमे के रोगी थे और 10 दिनों की 30-40 मजलिसों को संभालना उनके वश में नहीं था। फिर उनकी सोज ख्वानी में हुसैन हैदर और हुसैन अली मियाँ की सोज ख्वानी वाली बात भी नहीं थी। तो ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दमे का मरीज होने की वजह से ये जो अब्बू मियाँ थे ये सोज ख्वानी जल्दी ही खत्म कर दिया करते थे। फौजदारी के बाद से हुसैन अली मियाँ ने इधर की मजलिसों में जी जान लगाकर सोज पढ़ना बंद कर दिया था। वह रात की मजलिसों में पीलू और दिन की मजलिसों में मालकौस के ठाठ बांधने लगे थे। और पहली की मजलिस में तो उन्होंने ये हरकत की कि 9 तारीख की रात वाली मजलिस को मरसिया पढ़ डाला। इसलिए यह तय किया गया कि दक्कन पट्टी के मजलिसों में नज्जन सोज ख्वानी किया करेंगे। नज्जन को यह बात नहीं मालूम थी, वे यूं ही गुनगुना रहे थे। उनकी आवाज में पेशे की चमक दमक से ज्यादा अकीदे की गर्मी थी। दिलारा और सितारा बाजू बनी हुई थी और वे तीनों आवाजें ऐसे लग रही थी जैसे करौंदे की 2 चंचल झाड़ियों के बीच आम का कोई छतनार पेड़ खड़ा हो, उनसे अलग भी और उनके पास भी। दिलारा जो जोगिया के गहरे सागर में बही जा रही थी, सुरों की ऊंची नीची लहरों के साथ हिचकोले खाती हुई अपने बाबा का साथ दे रही थी, लेकिन सितारा का दिमाग उसके बदन की तरह ही चंचल था। वह हम्माद मियाँ के बड़े बेटे अब्बास के बारे में सोच रही थी, जो अलीगढ़ में पढ़ा करता था और फिर छुट्टियों में गंगौली आया करता था और उसके आते ही जैसे मुहर्रम आ जाता था दक्कन पट्टी अंगड़ाई लेकर जाग उठती थी। तमाम वीरान गलियारों में सांसें आने लगती थी। पिनकते हुए आंगन ठठा मारकर हंसने लगते। सितारा जानती थी कि अब्बास उसी से मिलने आता है। हालांकि ये बात अब्बास ने कभी उससे कही नहीं थी। बस होता यह था कि अब्बास आता और वह ना होती तो वह उदास हो जाता, और जब वह आ जाती तो अब्बास बज़ाहिर तो उससे बेखबर ही रहता, लेकिन उसकी आवाज में खनक आ जाती और सितारा की नस नस में कलियां चटकने लगती। अब्बास गफूरन को अलीगढ़ के लतीफे सुनाया करता और जिन्ना साहब की राजनीति समझाया करता और राजा महमूदाबाद चौधरी खलीकुज्जमा
गजनफर अली, नवाब इस्माइल, नवाब यूसुफ, सर सुल्तान और इसी तरह के नामालूम कितने अजनबी नाम लेता। कहता था कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमान कायदे आजम के पसीने पर अपना खून बहा देंगे। ये बातें ना गफूरन की समझ में आती ना सितारा की। गफूरन कहती, अब मियाँ पढ़े लिखे हैं, ठीक ही कहते होंगे। अरे गफूरन बुआ, अब्बास कहता, एक मर्तबा पाकिस्तान बन जाए तो मुसलमान ऐश करेंगे, ऐश। वह जोश में आ जाता और खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह को बुरा भला कहने लगता। बुआ, ये लोग तो मुसलमानों को हिंदुओं के हाथ बेचने पर तुले हुए हैं। तो उस समय राजनीति किस किस तरह की करवट ले रही थी, ये जानना दिलचस्प है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती हैं उस समय के दौर को लेकर। क्या सच है क्या झूठ है, आज के दौर में पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन पुस्तकों का पाठन करके इन सभी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसलिए इसका डिजिटलाइजेशन करना मुझे बेहद जरूरी लगता है। सितारा को पाकिस्तान के बनने या ना बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस अब्बास की आवाज सुना करती थी। तले जाते हुए अंडे की सौंधी महक की तरह अब्बास की आवाज सितारा पर छा जाया करती थी। मगर पाकिस्तान का नाम उसे जरूर याद हो गया था और उसे यह भी यकीन हो गया था कि पाकिस्तान जरूर कोई अच्छी चीज है। इसीलिए जब मुहर्रम में दक्कन पट्टी के दोनों बड़े फाटक आवाजों से छलकने लगते और वही अब्बास वाले मातम नाम हिर फिर कर जबानों पर आते तो कभी कभार सितारा दरवाजे की ओर में खड़ी हो जाती और ये सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य होता कि वजीर मियाँ के अलावा दक्कन पट्टी का कोई आदमी पाकिस्तान को अच्छा नहीं कहता। तो ये उस समय के शिया मुसलमानों की सोच को भी दिखाता है। चूंकि इमाम हुसैन ने अमर बिन साद फुटनोट 1 से ये कहा था कि मैं बैअत फुटनोट 2 नहीं कर सकता, लेकिन अगर यजीद ये समझता है कि मैं बगावत कर दूंगा तो वह मुझे हिंदुस्तान चले जाने दे। इसलिए हुसैन को मानने वाले हिंदुस्तान का बुरा नहीं चाह सकते। तो इसमें अमर बिन सादे फुटनोट 1 में मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। यजीद की उस सेना का सेनापति जो करबला में हुसैन से लड़ी थी। और बैअत का मतलब है धर्म के मामले में जब कोई किसी को अपनी मर्जी का मालिक बना देता है तो उसे बैअत करना कहते हैं। आखिर मौला और आका ने कुछ सोचकर ही काफिरों के इस मुल्क को चुना होगा। और केवल यही नहीं हुआ, एक कश्मीरी ब्राह्मण, इस बात को जरा आप ध्यान से सुनिएगा, एक कश्मीरी ब्राह्मण भी करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुआ था। उस ब्राह्मण के खानदान वाले खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। हुसैनी ब्राह्मण नीचे फुटनोट में दिया है। शिया मुसलमानों में यह ख्याल आम है कि कश्मीरी ब्राह्मण करबला में शहीद हुआ था, जभी तो इमाम मुहर्रम में यहां आते हैं। उस ब्राह्मण के खानदान वाले खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। उनकी गर्दन पर गुलूबंद की तरह एक लाल सी लकीर पड़ी होती है। अगर यकीन ना हो तो गाजीपुर के डॉक्टर त्रिलोकीनाथ को ही देख लो, वे हुसैनी ब्राह्मण हैं और उनकी गर्दन में वे खून की डोरी पड़ी हुई है। हुसैन हिंदुस्तान नहीं आ सके, हम आ गए हैं, तो हम अब यहां से नहीं जाएंगे। इन बातों के साथ ही शिया पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस और खफे कौम, कल्बे अब्बास और हुसैन भाई लालजी और ना मालूम किस किस की बातें होने लगती। सितारा की समझ में ये सब बातें नहीं आती, लेकिन ये बात उसकी समझ में आती थी कि इमाम हुसैन हिंदुस्तान आना चाहते थे। शायद अब्बास को यह बात मालूम ना हो, मगर उसे ये बात कैसे बताई जाए ये सितारा की समझ में नहीं आता। उसे तो अब्बास की तरफ देखने से भी शर्म आ जाया करती थी। और ये मुआ जिन्ना कैसा शिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ है। वह ये बात भी अब्बास से नहीं पूछ सकती थी, मगर सरवरी से पूछ लेने में तो कोई नुकसान नहीं था। आखिर वह भी तो हर वक्त ना मालूम क्या क्या अंट शंट पढ़ा करती है। बाजी, ये पाकिस्तान क्या है? उसने एक दिन सरवरी से पूछ ही डाला। मुसलमानों का एक मुल्क बनेगा। सरवरी ने बड़े विद्वानों की तरह कहा, ये मुल्क क्या होता है बाजी? सरवरी इस सवाल से बिल्कुल सिटपिटा गई, क्योंकि ये बात उसे भी नहीं मालूम थी कि मुल्क क्या होता है। उसे यह मालूम था कि पाकिस्तान से मुसलमानों को फायदा होगा। ये बातें उसे अम्मू से मालूम हो चुकी थी। और मुनिस जब अलीगढ़ से आते तो वह भी पाकिस्तान के अलावा और कोई बात ना करते, लेकिन सरवरी को यह बात अब तक किसी ने नहीं बताई थी कि मुल्क क्या होता है।
ठीक उसी वक्त अब्बास आ गया। क्या बात है बाजी, उसने सवाल किया। सितारा पूछ रही थी कि मुल्क क्या होता है। अब्बास खिलखिलाकर हंस पड़ा। शायद पल भर के लिए वे भूल गया कि हम्माद मियाँ फौजदारी के एक मुकदमे में फंसे हुए हैं और उसमें उनको सजा भी हो सकती है। ये तो पगली है बाजी, उसने कहा। एक रोज गफूरन बुआ से पूछ रही थी कि जब बीवियों कि मियाँ लोगों को मियाँ कहा जाता है तो फिर मुनिस, मासूम, मद्दू, बिक्कन, बद्दन और दूसरे उन तमाम लड़कों को मियाँ क्यों कहा जाता है जबकि उनका तो ब्याह भी नहीं हुआ। अब्बास फिर हंसने लगा। सरवरी भी हंस पड़ी। पास ही लेटकर तस्बीह पढ़ती हुई अकबरी बी भी मुस्कुरा पड़ी। सितारा लाल पड़ गई। हम ई ना कहा रहा बाजी, उसने सरवरी से कहा। बुलाऊं गफूरन बुआ को, अब्बास ने धमकाया। बुलाइए। और जब वह चौंकी तो उसने देखा कि भरे आंगन में वह अब्बास से बातें कर रही है। वह ऐसी शर्माकर भाग खड़ी हुई। अरे बेटा, ये तुम कैसे सुर लगा रही हो, नज्जन ने उसे टोका। वह चौंक पड़ी। उसने घबराकर अपने बाबा की तरफ देखा कि कहीं उसकी चोरी तो नहीं पकड़ी गई। तो ये सारी उसके ख्यालों की बातें थीं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वह अपने पिता नज्जन के साथ सुर लगा रही थी और उसके पिता उसको टोकते हैं उसका सुर खराब हो जाने पर, तो उसका ध्यान जो है वो टूटता है अब्बास की तरफ से। उसने घबराकर अपने बाबा की तरफ देखा कि कहीं उसकी चोरी तो नहीं पकड़ी गई, मगर नज्जन तो जोगिया के पंख लगाए हुए बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। सम तक आए बिना वे फिर ऊपर उठ गए, बादलों के पास, इतने ऊपर कि दोपहर में मंडराती हुई चीलें भी ना जा सकें। सितारा फिर जी जान लगाकर साथ देने लगी। अपने आंगन में लेटी हुई झंगटिया बहू ने इस बात को महसूस कर लिया कि सितारा अपनी यात्रा से लौट आई है। वे यूं गायब हो जाने का भेद जानती थी। वह खुद भी कजरी गाते गाते अक्सर यूं ही गायब हो जाया करती थी और अली अकबर के बाबू के बारे में सोचने लगती थी तो कोई सखी उसे टोक दिया करती थी। लेकिन यह सितारा किसके बारे में सोचने लगती है, उसने अपने आप से सवाल किया। सितारा को खबर भी नहीं हुई कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह तो सोज खुआने के बाद पड़कर सो गई। गफूरन पानी के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि उसके पांचे सरक गए हैं और उसके ढले हुए सांवले पैर नंगे हो गए हैं। तो सितारा नदीदों की तरह उसे टकटकी बांधे देख रहे हैं। गफूरन ने उसके पांचे बराबर कर दिए। सितारा शायद उस वक्त कोई ख्वाब देख रही थी। अपनी टांगों पर किसी के हाथों का दबाव महसूस करते हुए वे नींद में शर्मा गई। हटिए, क्या करते हैं आप? वह करवट करके फिर सो गई, मगर इतनी सी बात गफूरन का माथा ठनकाने के लिए बहुत थी। फिर उसे नींद नहीं आई। उसे मालूम था कि मियाँ लोगों के अलावा राखियों के छोकरे और कई मनचले जुलाहा भी दिल आरा और सितारा के दीवाने हैं, उसकी दोनों बेटियों के। उसे राखियों और जुलाहों का कोई डर नहीं था, क्योंकि वह तो सोच भी नहीं सकते थे कि बड़े फाटक में रहने वाली कोई लड़की उनके हत्थे चढ़ सकती है। लेकिन मियाँ लोगों का हाथ कौन पकड़ सकता है? और अब तो इन लौंडियों ने ख्वाब में किसी को देख देख कर शर्माना भी शुरू कर दिया है। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। तब तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।